बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक हो गए। बेटे मेरा जो कल का लेक्चर था उसमें आपको पता होगा कि हमने परसों के लेक्चर में जो है वो इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है और उसकी खसूसियात क्या हैं। फिर कल के लेक्चर में एक इंडिविजुअल लेक्चर था जो कि नोट की शक्ल में या समटाइम्स 20 मार्क्स में भी आ जाता है। दैट वाज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मुख्तम शरह इस्तबदाल से क्या मुराद है या तकलीली मुख्तम शरह इस्तबदाल से क्या मुराद है, वो हमने कल का लेक्चर किया था। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेसिकली अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व का सवाल है दो तरह से पेपर में आ सकता है। एक तो इसी तरह आ सकता है कि डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है और इसकी मेन खसूसियात कौन सी हैं, तो उसमें हम परसों वाला लेक्चर करेंगे, ठीक है। और एक इस तरह से सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व एंड हाउ कंज्यूमर गेट इट्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, या हाउ कंज्यूमर कैन गेट इट्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। कि ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है और सारिफ अपना तवाज़न ख़त अदम तरजीह के ज़रिए किस तरह से हासिल करता है, या सारिफ के तवाज़न की वजाहत जो है वो अफादे के तरतीबी नज़रिए की मदद से करें। तो आपको पता है जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है उसको ऑर्डिनल अप्रोच या तरतीबी नज़रिया कहा जाता है। तो उस सवाल में बच्चों जो परसों का लेक्चर है वो तो शामिल होगा ही होगा। सिर्फ ये है कि आप उन प्रॉपर्टीज़ को अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर आप समझते हैं कि टाइम थोड़ा है और सवाल लेंथी ज़्यादा है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, यानी डायग्राम्स के साथ थोड़ा कम एक्सप्लेन कर दें। खाली प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आएगा फिर तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। लेकिन अगर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे छलांग मार देनी है, फिर उसमें आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा शॉर्ट कर देना है डेफिनेशन के साथ। और जो आज का सारा लेक्चर, यानी आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसका वो कर्व और ग्राफ बनाएंगे, और जो परसों के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी लिखेंगे बट थोड़ी शॉर्ट करके लिखेंगे। और उसके बाद जो आज का सारा लेक्चर है कंज्यूमर प्राइस लाइन से शुरू हो रहा है एंड तक, ये सारा उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, अगर तो आता है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड प्रॉपर्टीज़, फिर तो पूरा परसों वाला लेक्चर है कि ख़त अदम तरजीह की तारीफ़ और डिटेल में खसूसियात आएंगी। अगर वो कहता है हाउ कंज्यूमर कैन गेट इट्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, सारिफ अपना तवाज़न जो है वो ख़त अदम तरजीह के ज़रिए कैसे हासिल करता है, या सारिफ के तवाज़न की वजाहत अफादे के तरतीबी नज़रिए से करें, तो उसमें परसों का लेक्चर तो आएगा ही, उसको ज़रा शॉर्ट कर दीजिएगा। ये नहीं कि पॉइंट्स कम कर दें, पॉइंट्स 8-9 ही रहेंगे, लेकिन हर पॉइंट के साथ डेफिनेशन को शॉर्ट कर दीजिएगा। और आज का लेक्चर जो है उसमें पूरा डिटेल से आएगा, ठीक है। समझ आ गया जी। आज का लेक्चर उसी का यानी ख़ात्मा है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमारे पास एक्सप्लेन हो रहा है कंज्यूमर प्राइस लाइन, जिसको सारिफ का ख़त कीमत भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम बजट लाइन भी है, ठीक है। इसी कंज्यूमर बजट लाइन भी कहा जा सकता है। बजट लाइन ये जो कंज्यूमर प्राइस लाइन है वो बेसिकली क्या होती है कि कंज्यूमर प्राइस लाइन या बजट लाइन का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये y इज़ इक्वल टू P1Q1 प्लस P2Q2 अप टू PNQN, दिस इज़ द प्राइस लाइन। अब इसमें y क्या है, y इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड देयर प्राइसेस। के प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मजमूआ हासिल होता है, उसका जो सम हासिल होता है, उससे कंज्यूमर की इनकम हासिल की जा सकती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन द कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी लाइन, ठीक है। इसका मुख्तलिफ नाम है, प्राइस लाइन, बजट लाइन, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी लाइन। इंग्लिश वाले सारे नाम ऊपर लिख लें, प्राइस लाइन, बजट लाइन, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी लाइन। और उर्दू में भी इसको जो है वो सारिफ का ख़त, सारिफ का ख़त कीमत या बजट लाइन कहा जाता है, ठीक है। इसको मुख्तलिफ नामों के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसी में यानी इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का जो बजट है, कंज्यूमर इस बजट के अंदर रहते हुए अपनी जो डिमांड्स हैं, जो अपनी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। अब इसी बजट लाइन की एक्सप्लेनेशन जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए की गई है। दोनों बुक्स में सेम एग्ज़ाम्पल है। इसमें हमने फ़र्स्ट किया है कि लेट अस सपोज़ कि कंज्यूमर हैज़ 40 रुपीज़। कंज्यूमर के पास जो टोटल पैसे हैं वो कितने हैं, 40 रुपये हैं, एंड ही वांट्स टू स्पेंड दैट इनकम ऑन 2 गुड्स। अब एज़ यूजुअल इंग्लिश की बुक्स में उन्होंने एक्स और वाई गुड लिख दिया है, जबकि उर्दू के बुक्स में उन्होंने नाम लिख दिया है सेब और केलों का, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप नाम ही दें, आप उसको एक्स गुड वाई गुड भी कह सकते हो और आप उसको सेब और केले भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास कंज्यूमर जो है वो दो चीज़ों पे अपने पैसे जो है वो खर्च करना चाहता है, एक्स और वाई गुड पे। एक्स गुड को हम सेब कह सकते हैं और वाई गुड को हम केले कह सकते हैं।
फिर इसमें उसने प्राइसेस बता दिए हैं कि लेट अस सपोज कि प्राइस ऑफ एक्स इज़ 10 रुपी एंड प्राइस ऑफ वाई इज़ 5 रुपी। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि अगर एक्स की कीमत आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, एक्स यानी सेब आपके पास 10 रुपये फ़ी किलो हैं। ये पर यूनिट का मतलब होता है फ़ी किलो हैं, ठीक है ना, वो किलो में ही सेब बिकते हैं। तो 40 रुपये के कितने सेब आएंगे? अगर आप सिर्फ सेब खरीदोगी तो 40 रुपये के कितने सेब आएंगे? आपके पास 4 किलो सेब आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 40 रुपये हैं और 5 रुपये किलो आम है तो आम कितने किलो आएंगे? आम आपके पास 8 किलो आएंगे, ठीक है ना। यानी अगर अपने सारे पैसे आप सेबों पे खर्च करती हो तो 4 किलो सेब आएंगे, और अगर आप सारे पैसे अपने वाई पे आम पे खर्च करते हो तो कितने किलो आम आएंगे? आपके पास 8 किलो जो है वो आम आ जाएंगे। तो यही बजट लाइन है कि 4 और 8 को हमने यहाँ पे शो किया है। ये देखें, नज़र आ रहा है। एक्स एक्सेस पे हमने सेब ले लिए 1 2 3 4 5, वाई एक्सेस पे हमने केले ले लिए 2 4 6 8। अगर हम सारी इनकम एक्स पे खर्च करेंगे, मैंने भी बताया सारी इनकम के एक्स यानी सेब खरीद लेंगे तो कितने किलो आएंगे? 4 किलो। ये देखें, ये 4 किलो आ गया। और अगर सारी इनकम वाई पे खर्च करेंगे तो कितने किलो आएंगे? 8 किलो। ये ए पॉइंट पे 8 किलो आ गया। तो ये ए भी जो है, ये ए भी बेसिकली क्या है? ये बजट लाइन है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो सेब खरीद सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो आम खरीद सकता है। आम मतलब वाई और सेब मतलब एक्स कमोडिटी खरीद सकता है, यानी वो इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो सारे पैसे एक्स पे खर्च करेगा तो 4 किलो सेब, 4 किलो एक्स चीज़ मैक्सिमम है, वो 4.5-5 किलो नहीं खरीद सकता। और सारे पैसे वाई पे अगर खर्च करेगा तो 8 किलो मैक्सिमम वाई है, आम है जो वो खरीदेगा, इससे ज़्यादा आम वो नहीं खरीद सकता। सो ही विल बाय बोथ ऑफ गुड्स। हमें पता है कि हमारा कंज्यूमर अक्लमंद है और वो दोनों चीज़ों को ख़रीदना चाहता है, तो वो दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन ख़रीदने की कोशिश करेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वो तवाज़न की कोशिश करेगा। तवाज़न का मतलब कि वो 20 रुपये एक्स पे खर्च करेगा और 20 रुपये वाई पे खर्च करेगा। अब अगर वो 20 रुपये एक्स पे खर्च करता है, ठीक है, 20 रुपये अगर वो एक्स पे खर्च करता है तो 20 रुपये के एक्स कितनी किलो आएंगे? 2 किलो, ठीक है। और 20 रुपये ही वाई पे खर्च करता है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने किलो आएंगे? 4 किलो। यानी सेब कितने आएंगे? 2, और आम कितने आएंगे? 4 किलो। तो ये देखो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये आपके पास सेब जो हैं ये 2 किलो आ रहे हैं और यहाँ पे आम जो है आपके पास 4 किलो आ रहे हैं। दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारा सारिफ जो है वो दोनों चीज़ों पे बारी बारी बराबर के पैसे जो है वो खर्च कर रहा है। अब इस बजट लाइन से जो मेन पॉइंट्स हमें सामने आए वो क्या आए? पहली बात ये कि ये बजट लाइन शो क्या कर रही है कि ऑल पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन शो सच पेयर्स ऑफ गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड हिज फिक्स्ड इनकम। कि बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ए और बी के दरमियान जितने भी नुकात हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हमने तो सिर्फ इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन गिनाया है कि अगर सारिफ 20-20 रुपये अपने जो है वो दोनों पे खर्च करे, ठीक है ना, अगर इक्विलिब्रियम से रहे। ज़रूरी तो नहीं है, तो चॉइस पे। अगर किसी को सेब ज़्यादा पसंद है तो वो 30 रुपये सेब पे खर्च करेगा, 10 रुपये आम पे। अगर किसी को आम ज़्यादा पसंद है तो वो 30 रुपये आम पे खर्च करेगा, 10 रुपये सेब पे। तो अब इस सिलसिले में जो है वो अपनी मर्ज़ी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि बजट लाइन पे ए से बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं दे शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर। वो बताते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के जोड़े बन सकते हैं जिन पे सारिफ अपनी इनकम जो है वो खर्च करता है। और दूसरी बात, स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन का झुकाव है कि वो तिरछी है, सीधी है, टेढ़ी है, वो क्या शो करता है? बजट लाइन का जो स्लोप है इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। वो दोनों चीज़ों की कीमतों के मजमूओं के तनासब के बराबर होता है। जैसे कि लिखा हुआ है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय OB। OA का मतलब O का वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय O का B वर्टिकल डिस्टेंस, यानी Y ओवर PY डिवाइडेड बाय Y ओवर PX। तो टोटल आ जाता है PX ओवर PY, यानी PX ओवर PY फार्मूला है हमारी बजट लाइन का। अब ये बजट लाइन जो है इसकी शेप चेंज भी हो सकती है, यानी इसमें चेंजेस कब आती हैं? अब देखें, चेंजेस तब आएंगी या तो हमारे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो जाए, यानी या तो चीज़ों की कीमतों में तब्दीली आ जाए या फिर इनकम में तब्दीली आए तो बजट लाइन का रुख भी चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट केस इसमें बच्चों हम ले रहे हैं प्राइस इफेक्ट, जिसको कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। एक्स का मतलब कि अगर सेब की कीमत में कमी आ जाए। अब सेब पहले कितने रुपए का था? सेब पहले 10 रुपये का था। अब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि सेब सस्ता होकर कितना हो गया है? 8 रुपये का हो गया है। और वाई की कीमत में, यानी कि केले की, आम की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, वो 5 रुपये का ही है, ठीक है। हमने प्राइस किसकी कम की है? सेब की, एक्स की कम की है कि लेट अस सपोज कि प्राइस ऑफ एक्स इज़ नाउ 8 रुपीज़। अब प्राइस ऑफ एक्स हमारी 8 रुपीज़ हो गई है, तो अब हम 8 रुपीज़, इनकम हमारी उतनी है। इनकम कितनी थी हमारी? इनकम हमारी थी 40 रुपीज़। अब उस 40 रुपये में रहते हुए एक्स की हम कितने मकदार ख़रीद सकते हैं?
एक्स की हम 5 किलो जो है वो मकदार ख़रीद सकते हैं, और वाई की हम जितनी पहले ख़रीद रहे थे यानी 8 किलो ख़रीद रहे थे तो 8 किलो ही ख़रीदेंगे। पहले हम एक्स 4 किलो ख़रीद रहे थे, अब क्योंकि एक्स सस्ता हो गया, सेब सस्ता हो गया, 8 किलो का हो गया, 8 रुपये का हो गया, तो अब हम 4 किलो की जगह कितना ख़रीद सकते हैं, 5 किलो सेब जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें यही नज़र आ रहा है कि ये ए बी वही पुरानी लाइन है, ए बी जो हमने पहले बनाई थी, अगर आपको याद हो कि एक्स 4 किलो ख़रीद रहे थे और वाई जो है वो हम 8 किलो ख़रीद रहे थे, नज़र आया। ठीक है ना, ये पुरानी लाइन है, ए और बी सबको नज़र आ रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे वाई की कीमत में तब्दीली तो नहीं आई, तो वाई या आम जो है वो तो 8 किलो ही रहेगा, वहाँ से तो चेंज नहीं आ रही। चेंज किस में आई, एक्स में आई, कि एक्स जो है वो पहले 10 रुपये किलो था, तो 40 रुपये के हिसाब से 4 किलो ख़रीद रहे थे, अब 8 रुपये का हुआ है तो 8 रुपये के हिसाब से हम 5 किलो ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ से देखो हम कहाँ से मूव किया, बी से लेकर सी पे आगे की तरफ शिफ्टिंग आ गई। तो ये शिफ्टिंग जो कर्व यानी कर्व ए से वही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं चेंज हुई, ये तो 5 रुपये का था तो 8 किलो ही आएगा, अब भी 5 रुपये का ही है, इसकी प्राइस में चेंज नहीं आई है। तो बजट लाइन से किस तरफ से शिफ्ट हो रही है, एक्स एक्सिस की तरफ से आगे की तरफ शिफ्ट कर गई, 4 से 5 पे चली गई, यानी कि बी से सी पे चली गई। अब वो क्यों आगे शिफ्ट हुई है, क्योंकि वो शो कर रही है कि दिस इज़ प्राइस इफेक्ट, के प्राइस में कमी आने से एक्स की मकदार में क्या हो गया है, इजाफा हो गया। ठीक है जी, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। जो बी से सी तक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइस इफेक्ट। ठीक है बच्चों। अब इसी डायग्राम पे जो दूसरा इफेक्ट उन्होंने शो किया है वो क्या है, कि लेट अस सपोज कि प्राइस चेंज ना हो, प्राइस वही 10 रुपये और 5 रुपये ही रहे, इफ़ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, अगर सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाए, यानी अगर कंज्यूमर की इनकम जो है अब वो 40 रुपये की जगह 60 रुपये हो जाए, तो क्या होगा। अब देखें प्राइस कितनी थी, 10 रुपये थी, पिछली वाली देखिए ना, प्राइस 10 रुपये थी, तो 10 रुपये के हिसाब से जब 60 रुपये हो जाएगी, इनकम 60 हो जाएगी, तो एक्स की आप कितनी मकदार ख़रीद सकते हैं, 6 किलो। ठीक है, क्योंकि प्राइस कितनी आपके पास, इनकम कितनी है, इनकम हो गई है 60 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स मैं कह रही हूँ पुराने वाली लें। ठीक है ना, प्राइस ऑफ एक्स कितनी थी पुरानी, 10 रुपये थी, और प्राइस ऑफ वाई कितनी थी, 5 रुपये थी, याद होगी। ठीक है ना, तो 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये वाली कितनी चीज़ें आएंगी, 6 किलो, और वाई वाली कितनी चीज़ें आएंगी 5 रुपये के हिसाब से 12 किलो। यानी अब हमारी एक्स क्वांटिटी 6 हो जाएगी, और जो पहले 5 थी, और वाई क्वांटिटी जो है वो 12 हो जाएगी। तो यही देखो, उसी पे ही हमने शिफ्ट किया। एक्स क्वांटिटी जो है वो हमारी कितनी हो गई है, एक्स क्वांटिटी 6 हो गई है, और वाई क्वांटिटी कितनी हो गई है, 12 हो गई है। यानी ए बी लाइन से हम मूव किस पे कर गए हैं, डी ई पे मूव कर गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ इनकम इफेक्ट, और आई ई भी लिख सकते हैं, आई ई का मतलब भी इनकम इफेक्ट है, पी ई का मतलब जो है वो प्राइस इफेक्ट है, कीमत का असर। यानी प्राइस इफेक्ट वन साइडेड होगा, जिस चीज़ की कीमत में इजाफा या कमी होगी उस तरफ से लाइन आगे या पीछे मूव होगी। अगर चीज़ सस्ती हो रही है तो वी आर गेटिंग मोर ऑफ गुड, तो वो लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। अगर चीज़ महंगी हो रही है तो हम कम चीज़ खरीदेंगे, वो लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। इनकम इफेक्ट से अगर इनकम ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली वी आर परचेजिंग मोर ऑफ बोथ गुड्स, हम दोनों चीज़ों का ज़्यादा मजमुआ ख़रीद रहे हैं, तो पूरी की पूरी लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। देखो ना, ए भी पूरी आगे शिफ्ट हो रही है डी ई में, और अगर हमारे पास लाइन जो है इनकम जो है उसमें कमी आ रही है, तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, वो पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है, यानी उसमें जो है वो हमारे पास कमी आ रही है। ठीक है ना, दोनों तरफ से हम इसके इफेक्ट को जो है वो शो कर सकते हैं। ये थी बजट लाइन। ठीक है, मैंने जैसे बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए परसों का लेक्चर ज़रा इन शॉर्ट और आज वाला सारा शामिल होगा। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कि कंज्यूमर की कोशिश क्या होती है कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी लेवल विद इन हिज इनकम, सो इट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके लिए उसकी मेजर अजम्पशंस को याद रखना ज़रूरी है कि इसके मफरूज़ात इस नज़रिए के क्या हैं। सबसे पहली असम्पशन बच्चों क्या है, कंज्यूमर इज़ अ रैशनल कंज्यूमर, या कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी मच रैशनल, एंड ही स्पेंड हिज इनकम वेरी केयरफुली, एंड he knows how to spend his income, and he wants to maximize his satisfaction within his income level. दूसरी assumption हम assume कर रहे हैं utility is ordinal, कि इसमें हमने क्या किया है कि कंज्यूमर हैज़ रैंक्ड हिज प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कि कंज्यूमर ने अपनी चीज़ों को जिनको ख़रीदना है उसको उसने ऑर्डर्ड पेयर्स में बना दिया है, उसके जोड़े उसने तश्कील दे दिए हैं, और उसने ही हैज़ मेड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, और उसने उसके मुख्तलिफ कर्व्स भी बना दिए हैं।
तीसरी चीज़ हमने इसमें ज़्यूम की है कांस्टेंट प्राइसेस, कि हमने इसमें फ़र्ज़ किया है कि कंज्यूमर इज़ अवेयर अबाउट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ एंड द कमोडिटीज़ प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट विद इन द परचेज ऑफ द गुड्स, के ड्यूरिंग द परचेज ऑफ द गुड्स, के सार्फिन ने कि कंज्यूमर जो है, सारिफ जो है, उसको पता है कि अशिया की कीमतें क्या होती हैं और वो उनके दरमियान जो है वो कीमतें जो हैं वो साकिन रहती हैं, उनमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। इसके अलावा हमने इसमें क्या अजम्पशन रखी है, एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अपने इंतखाब में साबित कदम है, यानी अगर वो फर्स्ट टाइम ही प्रेफर्स ए टू बी गुड तो नेक्स्ट टाइम भी ही विल प्रेफर ए टू बी गुड, ही विल नॉट प्रेफर बी टू ए गुड, यानी वो अपने इंतखाब में, अपनी चॉइस में कंसिस्टेंट है। अगर वो पहली दफ़ा ए को बी पे तरजीह दे रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी ए को बी पे तरजीह देगा, बी को ए पे तरजीह नहीं देगा। फिर एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी भी क्या होती है कि वही बात है कि इफ़ कंज्यूमर सीज, अगर कंज्यूमर देखता है कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ए विल बी ग्रेटर दैन सी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी से ज़्यादा है और बी सी से ज़्यादा है तो मैथ्स की रूह से ए बी सी से ग्रेटर होगा। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तकलीली मुख्तम शरह इस्तेमाल, ये तो हम सबको पता है कि इस नज़रिए की जो बुनियाद है वही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे रखी गई है, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है उसको इट इज़ कन्वेक्स टू ऑरिजिन, क्योंकि कंज्यूमर जो है, कन्वेक्स टू ऑरिजिन का मतलब ही क्या है कि जब वो एक चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है तो ही हैज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अदर। फिर मोर क्वांटिटी इज़ प्रेफर्ड, डेफिनेटली कंज्यूमर जो है डेफिनेटली ही प्रेफर्स मोर क्वांटिटी दैन द लेस प्रेफर, इसीलिए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व गिव्स द मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर रादर दैन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। फिर कंज्यूमर इज़ अमंग मैनी, ठीक है ना, कि हमारा जो सारिफ है वो बहुत से सार्फिन में से एक है और एवरी वन वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, हर एक की कोशिश क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल करे। फिर हमने इसमें ज़्यूम किया टेस्ट एंड हैबिट्स रिमेन्स अनचेंज, जो सार्फिन की, कंज्यूमर की पसंद है, उसकी जो आदतें हैं उनमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, वो सेम रहती है, इनकम में कोई चेंज नहीं आती। अब इन अजम्पशंस के बाद इसी की एक्सप्लेनेशन थ्रू डायग्राम बनाई गई है। ये डायग्राम किसी टेबल से नहीं बनाई गई बल्कि रफ बनाई गई है, मतलब रैंडम डायग्राम है। इसमें नज़र आ रहा होगा एक्स एक्सेस है एक्स गुड, वाई एक्सेस पे वाई गुड ली गई है। सिंपली ए बी हमारे पास इसमें क्या है, ए बी इज़ बेसिक बजट लाइन, हमने ए बी कोई भी एक बजट लाइन बना दी है और इसमें हमने 3 इंडिफरेंस कर्व, 3 ख़त अदम तरजीह जो हैं वो बनाए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा एक IC1 है जो कि बजट लाइन को 2 पॉइंट से टच करता है COD से, दूसरा IC2 है जो बजट लाइन को एक तरफ से टच कर रहा है E पॉइंट से, और तीसरा IC3 है जो कि बजट लाइन को किसी तरफ से जो है वो टच नहीं करता है। ठीक है जी। अब इसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब जैसा कि बजट लाइंस के बारे में आपको पता है कि हायर बजट लाइन गिव्स द मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर दैन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, कि यानी IC3 जो है यहाँ पे इट गिव्स द मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर दैन IC1। IC3 जो है वो बुलंद तरीन तस्कीन का म्यार फराहम कर रहा है और IC1 जो है वो पस्त तरीन तस्कीन का म्यार फराहम कर रहा है। अब यहाँ पे IC1 पे अगर हम आएँ तो डेफिनेटली एक तो वो लोएस्ट है, सबसे नीचे है, दूसरा वो 2 पॉइंट्स को कट कर रहा है बजट लाइन पे, एक C पॉइंट को और एक D पॉइंट पे, और दोनों पॉइंट्स क्योंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है तो हमने पढ़ा है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने पॉइंट्स होते हैं दे गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज़ एबल टू चूज़ एनी ऑफ द पॉइंट वेदर ही चूजेज C और वेदर ही चूजेज E, वो C और D में से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकता है, बट ये निचले डिफरेंस कर्व पे है। और कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर प्रेफर्स मोर टू लेस, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा को कम पे तरजीह देगा, इसलिए वह IC1 पे नहीं आएगा बल्कि किस पे आएगा, IC2 पे आएगा, क्योंकि डेफिनेटली IC2 जो है वो कंज्यूमर को IC1 के मुकाबले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। IC2 पे अगर वो चीज़ें ख़रीदेगा तो उसके पास इक्विलिब्रियम आ रहा है E पे, और वो कितनी चीज़ें ख़रीदेगा, X की OX1 यूनिट्स परचेज़ करेगा और Y की OY1 जो है वो यूनिट्स को परचेज़ करेगा। अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि IC2 पे वो क्यों आएगा, वाई नॉट IC3, सबसे हाईएस्ट उसको सेटिस्फेक्शन तो IC3 दे रहा है, तो फिर वो IC3 से कोई पेयर क्यों नहीं लेगा। इस वजह से नहीं लेगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि IC3 बजट लाइन AB को कहीं से भी टच नहीं कर रहा। बजट लाइन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, बजट लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी इनकम में रहते हुए जितनी चीज़ें खरीद सकता है वो लाइन है। तो जब IC3 उसकी लाइन से परे है, इसका मतलब क्या है कि ही इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर, कि वो कंज्यूमर की पहुँच से बाहर है, यानी कि या तो कंज्यूमर की इनकम कम है
या फिर एक्स और वाई की प्राइसेस इतनी हाई हैं कि कंज्यूमर इज़ नॉट एबल टू परचेज द गुड्स, ठीक है ना। इस वजह से IC3 उसकी आउट ऑफ रीच में है। IC1 और 2 में मुकाबला है तो 2 इज़ हायर देन 1, इसलिए वो 2 का इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल कर लेगा। और वैसे भी इक्विलिब्रियम बनने के लिए जो है वो 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। याद रखें, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देयर आर कंडीशंस, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देयर शुड बी दो कंडीशंस हैं। एक नेसेसरी कंडीशन है जिसको ज़रूरी शर्त कहते हैं, और एक सफिशेंट कंडीशन है जिसको तसल्ली बख्श शर्त कहा जाता है। पहली नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी या ज़रूरी शर्त क्या है कि MRS इज़ इक्वल टू MUX ओवर MUY, यानी PX ओवर PY, जो पहले भी मैंने आपको बताया। ये ज़रूरी शर्त क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स, कि मुख्तम शरह इस्तेमाल अशिया की कीमतों के तनासब के बराबर हो। यानी कि MRS जो है वो हमारी किसके इक्वल होगी? MRS हमारी इक्वल होगी PX ओवर PY के। ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी है सफिशेंट कंडीशन, जैसे कहते हैं तसल्ली बख्श शर्त। तसल्ली बख्श शर्त क्या होनी चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो। तो ई पॉइंट पे वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन भी है और डेफिनेटली वो उसका टेंजेंट भी बन रहा है उस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे AB लाइन का। तो दैट मीन्स कि E इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट जो दोनों शराइत को पूरी भी कर रहा है, और हमारा कंज्यूमर जो है वो इस पॉइंट पे तवाज़न की हालत में होगा। अब आगे बच्चों इसका दिया हुआ मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सारिफ के तवाज़न का रियाजियाती तज्जिया, तो आपने यहाँ क्वेश्चन जो है वो एंड कर देना है, उसको बीच में शामिल नहीं करना। कल फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे जिसमें मैं आपको इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है कंज्यूमर का और प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है, वो 2 टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू कवर दीज 2 टॉपिक्स, ठीक है। तो साथ साथ अपनी तैयारी रखें, साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम तो कॉलेज खुलने के साथ ही हो जाएंगे, और कॉलेज जो है वो 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितना सिलेबस हमने कर लिया इसको तो साथ साथ तैयार करते रहना। रोज़ का एक लेक्चर होता है, रोज़ का सवाल याद करें। और मैथ्स का तो कब से मैं कह रही हूँ, जितना एटलीस्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ था वो तो आपको कर लेना चाहिए था। जब मैं छुट्टियों पे थी, सारी छुट्टियाँ आपकी ज़ाया गई हैं, तो आपको मैथ्स कर लेना चाहिए था। और अब मैंने जो आगे शुरू कराया है उसको भी आपने अच्छी तरह करना है। मैथ्स में फ़िलहाल यहीं तक स्टॉप कर रही हूँ। अगर 18 से कॉलेज लग रहे हैं तो मैथ्स का इतना ही पोर्शन इंक्लूडेड होगा पेपर्स में। अलबत्ता थेरी जो है वो होप सो आगे भी 1-2 चैप्टर जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो थ्योरी के कम से कम जितने मैंने अभी तक कराए हैं 4 चैप्टर हो जाएंगे ये वाले चैप्टर करने के बाद। तो इनको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें फॉर एग्ज़ाम्स। आगे देखें कितने मज़ीद चैप्टर होते हैं, 1 होता है या 2 होते हैं टिल 18th। आई होप सो कि चैप्टर नंबर 5 तो पूरा हो ही जाएगा, और चैप्टर नंबर 6 भी आई विल ट्राई कि काफ़ी हद तक हो जाए, ठीक है ना। तो थ्योरी का ये सारा पेपर में आएगा, और मैथ्स का जितना करा चुकी हूँ बस इतना ही फ़िलहाल पेपर में आएगा, अगर कॉलेज 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, अगर एक्सटेंशन हो जाती है, देर से स्टार्ट होते हैं, फेब में होते हैं, फिर तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर होल सिलेबस। लेकिन अगर 18 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर आपके जो दिसंबर या सेंडअप्स हैं जो भी आप कहेंगे ने, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन इतना ही आएगा 6 चैप्टर डेरिवेटिव्स तक। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, यहीं तक आएगा। और हाँ जी, इतना ही आएगा। और थ्योरी का जो है वो भी मैं कोशिश करूँगी कि वो 6 चैप्टर एटलीस्ट ज़रूर आएँ, ठीक है। तो अपनी तैयारी साथ साथ रखें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।